स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या कहा था, कर लिया था अबाउट द पॉपुलेशन एक्सप्रेशन, द रीजन्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेशन, मतलब पॉपुलेशन जो बढ़ता है इसका कारण क्या था, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम्स या फिर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इन प्रीवियस लेक्चर। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल जो है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन जो है उसको कैसे कंट्रोल करें, मतलब पॉपुलेशन का जो ग्रोथ जो हो रहा है एबनॉर्मली या फिर रैपिडली, उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ओनली मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इज द क्या है, देखो, बार्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन को अगर हम लोगों को कंट्रोल करना है तो बार्थ कंट्रोल मेथड इज ओनली मेथड। अभी बार्थ कंट्रोल मेथड अगर देखो, बार्थ कंट्रोल मेथड हम लोग बाद में जाएंगे। बार्थ कंट्रोल में क्या क्या होता है या फिर कैसे बार्थ कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली बोल सकते हैं 3 वेज ऑफ बार्थ कंट्रोल, ठीक है। हम लोग 3 तरीके से बार्थ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इन जनरल अगर देखो क्या क्या प्रोसेस है, फर्स्ट जो प्रोसेस इन्वॉल्व होना चाहिए, प्रिवेंट स्पर्म टू फर्टिलाइज ओवम। एक तरीका ऐसा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट स्पर्म टू फर्टिलाइज द ओवम, ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, ठीक है, ये हो गया दूसरा। एंड थर्ड जो प्रोसेस है वो है प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। ये जो 3 तरीका है, इस 3 तरीके से हम लोग बार्थ कंट्रोल या फिर बार्थ रेट को कम कर सकते हैं। ये जो 3 तरीका है, प्रिवेंट स्पर्म एंट्री, प्रिवेंट ओवुलेशन एंड प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ये जो 3 तरीका है, तीनों तरीका जो है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ बार्थ कंट्रोल। ये जो मेथड्स ऑफ बार्थ कंट्रोल जो है घूम फिर के ये 3 प्रोसेस के साथ रिलेटेड है। मतलब प्रिवेंशन ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज ओवम, अगर स्पर्म को हम लोगों ने रोक दिया फर्टिलाइज होने से पहले तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो न्यूबॉर्न बेबी का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा क्या है, देखो, प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन होने से क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम लोग ओवुलेशन को डिले करें या फिर ओवुलेशन को अगर हम लोग ब्लॉक कर दें तो एग रिलीज नहीं होगा, मतलब ओवम रिलीज नहीं होगा। ओवम रिलीज नहीं होगा तो स्पर्म किसको जाके फर्टिलाइज करेगा, तो ऐसा कोई सोर्स नहीं है फर्टिलाइजेशन का, तो उससे भी हम लोग बात को कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा जो प्रोसेस है वो है प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो। ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया, पढ़ लिया था प्रीवियस चैप्टर में। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या था, जब एम्ब्रायो यूटेरस के साथ जाके अटैच हो जाता है। अभी अगर अटैचमेंट सक्सेसफुली हो जाता है दैट मीन्स फीटस विल ग्रो आफ्टरवर्ड। बट अगर हम लोग उस इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस जो है उसको ही हम लोग अगर खराब कर दे या फिर बंद कर दे तो एम्ब्रायो डेवलप नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स a newborn baby is also not able to develop. तो by these 3 different strategy, हम लोग सिंपली इसको स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं। ये 3 स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस करके there are different techniques are used to control the birth rate, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली बोल सकते हैं methods of birth control, methods of birth control, ठीक है। तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ बार्थ कंट्रोल, अगर देखो, द फर्स्ट मेथड ऑफ बार्थ कंट्रोल इज द नेचुरल मेथड, दूसरा जो है बैरियर मेथड,
थर्ड वन इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। जैसे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस को हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो क्या क्या देखो, नेचुरल मेथड हो गया, नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, बेरियर मेथड, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। फोर्थ अगर देखो वो केमिकल मेथड, ठीक है। तो नेचुरल मेथड, बेरियर मेथड, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, केमिकल मेथड, उसको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। देन सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, नेचुरल मेथड, बेरियर मेथड, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, केमिकल मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड सर्जिकल मेथड्स। तो हम लोग ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल द रेट ऑफ बर्थ, या फिर बर्थ रेट को हम लोग कम करने के लिए ये सब जो टेक्निक है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे द फर्स्ट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल जो है नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड अगर देखो, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल मेथड्स, ठीक है। ये अच्छे से समझना है। व्हाट आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल मेथड? फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या फिर पीरियोडिक एब्सेंस बोल सकते हैं। दूसरा जो है वो है कोइटस इंटरप्ट्स, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है। इसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं लैम, लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो ये जो 3 मेथड है, these are the 3 मेथड ऑफ और नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट अगर देखो, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, या फिर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं पीरियोडिक एब्सेंस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और पीरियोडिक एब्सेंस भी हम लोग बोल सकते हैं। अभी ये जो नेचुरल मेथड है इसमें क्या होता है देखो, इन दिस केस पॉइंट वाइज अगर देखिए, कपल्स एवॉइड कोइटस ड्यूरिंग थर्टीन टू 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। यहाँ पे क्या देखो, कपल जो है, कपल कैन अवॉइड कोइटस ड्यूरिंग 13th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। विद इन दिस टाइम पीरियड अगर कोई भी कपल सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर कोइटस को अवॉइड करते हैं तो द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी जो है कम हो सकता है। इसका रीजन पीछे कहानी अगर देखो क्या है, ये जो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या फिर पीरियोडिक एब्सेंस जो है, ये देखो इसका रेंज देखो 13 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अगर कोई भी कपल कोइटस को अवॉइड करते हैं तो प्रेगनेंसी से बच सकता है। इसका रीजन क्या है देखो, एज वी नो अकॉर्डिंग टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बोल रहा हूँ, या ये नहीं कि एबनॉर्मल वाला किसी का जो एबनॉर्मेलिटी होता है इसके साथ रिलेट नहीं करूँगा। नॉर्मली अगर देखो, एक फीमेल इंडिविजुअल यूज टू रिलीज सेकेंडरी oocyte एट 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। 13 to 14 डेज के अंदर एग जो है या फिर ओवम जो है रिलीज होता है, क्लियर, या फिर सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। विद इन दैट टाइम पीरियड अगर कोई भी कपल कोइटस में इन्वॉल्व होगा या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होगा, देन
एज वी नो एग का वायबिलिटी कितना होता है, नियर अबाउट 48 आवर्स या फिर 24 आवर। इवन स्पर्म का भी वायबिलिटी अगर देखो 2 to 3 डेज के लिए होता है। तो अगर 14 से 17 डेज के अंदर कोइटस को अगर एवॉइड करें या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स को अगर एवॉइड करेंगे तो स्पर्म जो है, स्पर्म अल्टीमेटली क्या नहीं हो रहा है, ओवम को जाके फर्टिलाइज नहीं करेगा। ठीक है, दैट इज व्हाई दिस वन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। 13 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अगर कोई भी कपल सेक्सुअल इंटरकोर्स को एवॉइड करते देन देयर इज अ लेस चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि इन दिस टाइम पीरियड ओवुलेशन होता है। अगर एग प्रेजेंट होगा, मतलब ओवम अगर फीमेल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, इन दैट टाइम पीरियड अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है विद द मेल पार्टनर, स्पर्म कैन इजीली फर्टिलाइज द ओवम। ठीक है, आफ्टर 17 डेज मतलब 18 या 19 डेज के बाद अगर कोई भी कपल कोइटस या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होता है तब प्रेगनेंसी होने का जो चांसेस जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि वायबिलिटी ऑफ ओवम जो है वो खत्म हो चुका होता है। स्पर्म एंट्री करने के बाद भी ओवम तो नहीं रहता, क्योंकि ओवम ऑलरेडी डीजेनरेट हो जाता है, तब स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज भी नहीं कर पाता, एज ए रिजल्ट प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। ये है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या फिर पीरियोडिक एब्सेंस। दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। ठीक है, पर ये अगर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा गड़बड़ है या फिर एबनॉर्मल है तो इनके केस में ये एप्लीकेबल नहीं भी हो सकता है। ये हो गया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और पीरियोडिक एब्सेंस। दूसरा जो मेथड है वो है क्या है, देखो कोइटस इंटरप्ट। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, देखो कोइटस इंटरप्ट। कोइटस इंटरप्ट के केस में क्या होता है, देखो इफ ड्यूरिंग, सिंपली अगर देखो ड्यूरिंग कोइटस और सेक्सुअल इंटरकोर्स, इफ मेल withdraw, ठीक है, इफ मेल withdraw penis from female genital tract before ejaculation, ठीक है, उस मेथड को हम लोग बोलेंगे कोइटस इंटरप्ट। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर मेल पार्टनर सेंसिबली पेनिस को अगर रिमूव कर दे फ्रॉम द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट जस्ट बिफोर द इजाकुलेशन। इजाकुलेशन मतलब सीमेन रिलीज होने से पहले अगर मेल अपना जेनाइटल ऑर्गन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से अगर बाहर निकाल दे तब भी स्पर्म जो है अल्टीमेटली एंटर नहीं करेगा इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, दैट मीन्स ओवम को वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोइटस इंटरप्ट, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है उसको हम लोग बीच में रोक देते हैं। ठीक है, बट ये जो कोइटस इंटरप्ट जो है दिस वन इज वेरी रिस्की टेक्निक, क्योंकि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स द पीक मोमेंट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है उसमें क्या होता है, बोथ द पार्टनर्स या फिर मेल पार्टनर जो है इजीली अपना जेनिटल ऑर्गन को रिमूव नहीं कर पाता ड्यू टू द सेक्सुअल प्लेजर। बट इफ एनी मेल इंडिविजुअल कैन कंट्रोल दिस एक्ट, मतलब पेनिस को अगर रिमूव कर ले बिफोर द इजैकुलेशन ऑफ सीमेन, तब भी हम लोग प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है कोइटस इंटरप्ट। हो गया। अभी जो थर्ड जो नेचुरल मेथड है वो है लैक्टेशनल एमेनोरिया। थर्ड मेथड का नाम क्या है, देखो थर्ड मेथड इज कॉल्ड एज लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया के केस में क्या होता है, देखो ये जो लैक्टेशनल एमेनोरिया का जो पीरियड होता है इट इज द पीरियड followed by parturition। ठीक है,
ये जो लैक्टेशनल एमेनोरिया का जो पीरियड होता है ये कब होता है? द पीरियड फॉलोड बाय द पार्चुरेशन। तब क्या होता है, मतलब पार्चुरेशन चाइल्ड बर्थ की इमीडिएट जो ड्यूरेशन होता है, चाइल्ड बर्थ हो गया, आफ्टर दैट 3 to 6 मंथ जो होता है फीमेल के बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है, ठीक है। तो द पीरियड फॉलोड बाय पार्चुरेशन जो है उसको हम लोग, उस पीरियड को हम लोगों ने नाम दिया है लैक्टेशनल एमेनोरिया। क्यों? बिकॉज द पीरियड फॉलोड बाय पार्चुरेशन, इसमें क्या नहीं होता, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट मीन्स नो ओव्यूलेशन, एग भी रिलीज नहीं होगा, ठीक है। फिर से देखो, द पीरियड फॉलोड बाय पार्चुरेशन जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता है, मतलब ओवुलेशन भी नहीं होता। ओवुलेशन अगर नहीं होता है तो दिस पीरियड इज सेफ फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। और ये जो पार्टिकुलर पीरियड है इसका ड्यूरेशन अगर देखो, नियर अबाउट 4 to 6 मंथ ओनली। जिस टाइम पे लैक्टेशन का जो पीरियड है पीक पे होता है, उस टाइम पे अगर कोई भी कपल सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तब प्रेग्नेंट होने का चांसेस कम हो जाता है, क्योंकि फीमेल इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही बंद होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीटली बंद होता है। दैट इज व्हाई इट इज सेफ पीरियड फॉर द कोइटस। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड कपल कैन इन्वॉल्व इन सेक्सुअल इंटरकोर्स। एट द सेम टाइम क्या नहीं होगा, प्रेगनेंसी अटेन नहीं करेगा। तो ये हो गया 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ नेचुरल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या फिर पीरियोडिक एब्सेंस, ये हम लोगों को समझ में आ चुका है। मतलब ड्यूरेशन क्या है, 13 to 17 डेज के अंदर अगर कोई भी कपल कोइटस या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करेंगे तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम है। कोइटस इंटरकोर्स मतलब अगर मेल अपना पेनिस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से निकाल ले बिफोर द इजैकुलेशन ऑफ सीमेन, उससे भी फर्टिलाइजेशन का जो चांसेस है वो कम हो जाता है। एंड लैक्टेशनल एमेनोरिया तो ऑलरेडी पता है, जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही नहीं होता, दैट मीन्स ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता। एंड दिस वन इज द सेफ पीरियड फॉर नियर अबाउट ओनली फॉर 4 to 6 मंथ। आफ्टर दैट फीमेल बॉडी में धीरे धीरे फिर से मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये जो 4 to 6 मंथ का जो पीरियड होता है आफ्टर पार्चुरेशन, इस पीरियड में कपल कैन इन्वॉल्व इन सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट एनी रिस्क। तो ये हो गया नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। अभी देखो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड मतलब, बैरियर का मतलब क्या है? बैरियर मीन्स कोई वॉल जैसा या फिर कोई ऑब्स्टेकल जो स्पर्म को रोक देता है टू एंट्री इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो बैरियर मतलब सिंपली मान लो एक वॉल की तरह है, ठीक है। तो बैरियर मेथड अगर देखो, व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ बैरियर मेथड, अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ कंडोम्स, या फिर सिंपली मान लो कि बैरियर, व्हाई बैरियर मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बर्थ कंट्रोल, या फिर व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ बैरियर मेथड। सिंपली आंसर क्या होना चाहिए, बैरियर मेथड से क्या होता है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म, मतलब फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, दैट मीन्स बर्थ कंट्रोल में ये इन्वॉल्व होता है। दूसरा क्या है, प्रिवेंट एसटीडीज। एसटीडीज का फुल फॉर्म मैंने प्रीवियस क्लास में भी बोला था, एसटीडीज का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। एसटीडीज का फुल फॉर्म है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसटीडी, एसटीडी का फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो ये जो बैरियर मेथड जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को रोकने में भी हेल्प करता है, एट द सेम टाइम इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। तो अभी देखो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर मेथड्स यूज्ड टू कंट्रोल द बर्थ रेट। तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम लोगों ने रखा है व्हिच आर यूज्ड एज ए बैरियर मेथड। जैसे फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज कंडोम, व्हिच इज वेरी फेमिलियर और इट इज वेरी कॉमन, व्हिच आर यूज्ड जनरली बाय और मोस्टली यूज्ड हम लोग बोल सकते हैं कंडोम। और कंडोम अगर देखो, कंडोम किससे बनता है, कंडोम इज मेड अप ऑफ थिन रबर या फिर लेटेक्स शीट, ठीक है। तो मेड ऑफ थिन रबर और लेटेक्स शीट, इसका मेन पर्पस क्या है, देखो कंडोम जो है, कंडोम यूज टू कवर द पेनिस ऑफ मेल, एट द सेम टाइम इट कैन कवर द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ,
condom is used to cover the penis of male और at the same time it is also used to cover the फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। अभी यहाँ पे अगर देखो कॉन्डोम जो है मेल कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम भी अलग अलग है। मेल कॉन्डोम जो है जो जनरली कॉन्डोम के हिसाब से मिल जाता है कॉमर्शियली, बट फीमेल कॉन्डोम जो है तो यहाँ पे अगर देखो दिस वन इज मेल कॉन्डोम, ठीक है, दिस वन इज मेल कॉन्डोम। ये जो फीमेल कॉन्डोम जो है दिस इज व्हिच इज कॉल्ड एज फेमिडोम, ठीक है। यहाँ पे याद रखना फीमेल कॉन्डोम इज कॉल्ड एज फेमिडोम। तो इससे क्या होता है कॉन्डोम यूज करने से स्पर्म एक तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंट्री नहीं कर सकता, एट द सेम टाइम इफ द पर्सन इज इन्फेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो भी पार्टनर के बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो सकता। दैट इज वाई ये जो कॉन्डोम जो है कॉन्डोम इज वन ऑफ द मोस्टली यूज्ड और मोस्ट कॉमन मेथड और बैरियर मेथड बोल सकते हैं। तो क्या क्या देखो मेड अप ऑफ थिन रबर और लेटेक्स शीट यूज्ड टू कवर पेनिस और वेजिना या फिर हम लोग बोल सकते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट एंड प्रिवेंट स्पर्म एंट्री एंड ऑल्सो प्रिवेंट एसटीडीज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोक सकता है। दूसरा देखो सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप नाम से ही समझ में आ रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने बोला था सर्विक्स। तो सर्वाइकल कैप मतलब इट इज ऑल्सो है डोम से कैप लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज यूज्ड टू कवर द सर्विक्स। तो सर्विक्स को अगर हम लोग अगर सर्विक्स को कवर कर देते हैं तो दैट मीन्स जो स्पर्म रिलीज होगा वो यूटेरस के थ्रू ओवम तक रीच नहीं कर पाएगा। तो उससे हम लोग क्या प्रिवेंट कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो प्रिवेंट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये हो गया सर्वाइकल कैप। तो ये जो स्ट्रक्चर अगर देखो दिस वन इज सर्वाइकल कैप हो गया सर्वाइकल कैप। तो ये सर्विक्स के ऊपर एज ए कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है ये सर्विक्स के ऊपर फिट किया जाता है प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। थर्ड वन इज कॉल्ड एज डायफ्राम। डायफ्राम अगर देखो एक्चुअली ये जो डायग्राम है दिस वन इज द डायग्राम ऑफ डायफ्राम। ये हो गया डायफ्राम, ठीक है, ये है सर्वाइकल कैप। दिस वन इज द डायग्राम ऑफ सर्वाइकल कैप। डायफ्राम अगर देखो ये भी जो है इट इज मेड अप ऑफ रबर एंड यूज्ड टू कवर द यूटेरस। डायफ्राम यूटेरस को कवर करने के लिए यूज किया जाता है एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट द स्पर्म एंट्री। फिर से देखो सर्वाइकल कैप सर्विक्स के ऊपर फिट किया जाता है टू कवर द सर्विक्स, डायफ्राम यूज टू कवर द यूटेरस। पर्पस सेम ही है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। एंड वोल्ड कैप अगर देखो ये क्या है इट इज ऑल्सो डोम शेप मेड अप ऑफ रबर और प्लास्टिक। इट ऑल्सो यूज टू कवर द वेजिना। वेजिना को कवर करने के लिए ये वोल्ड कैप को यूज किया जाता है। यहाँ पे अगर देखो दिस वन इज द वोल्ड कैप, ठीक है। तो ऑल दीज आर द डिफरेंट सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड एज ए बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। क्लियर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द केमिकल मेथड एंड इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। देखो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द नेक्स्ट मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड एक्चुअली क्या है? केमिकल मेथड मीन्स द केमिकल्स व्हिच आर एक्ट एज ए स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड मतलब स्पर्म को डिस्ट्रॉय करने लायक केमिकल्स या फिर स्पर्म को डिग्रेड करने लायक केमिकल्स। तो केमिकल मेथड में क्या होता है देखो यहाँ पे जनरली बहुत सारा डिफरेंट फोम्स, टेबलेट्स, क्रीम, जेलीज आर यूज्ड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। ठीक है, क्या क्या देखो फोम्स, टेबलेट, क्रीम्स, जेलीज एटसेट्रा आर यूज्ड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। और ये सब जो है ये क्यों यूज कर रहा था? ये जो फोम्स या फिर टेबलेट्स या फिर क्रीम्स जो है इनमें क्या क्या होता है देखो, दिस फोम्स, टेबलेट्स और क्रीम जो है इनमें क्या क्या होता है? स्पर्मिसाइडल सब्सटेंस लाइक लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट एटसेट्रा। ये सब जो सब्सटेंस जो है लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड जो है दीज आर द केमिकल व्हिच आर यूज्ड एज स्पर्मिसाइडल सब्सटेंस, मतलब स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर लेता है या फिर डिग्रेड कर देता है। ये हो गया, ये सब जो सब्सटेंस होता है ये ऑल दिस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व प्रेजेंट होता है, जैसे फोम, टेबलेट या फिर क्रीम्स में। यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दिया देखो, देयर इज ए प्रोडक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज स्पॉन्ज। स्पॉन्ज इज ए टेबलेट व्हिच कंटेन नॉनॉक्सिनॉल। केमिकल का नाम क्या है देखो, नॉनॉक्सिनॉल। एंड दिस नॉनॉक्सिनॉल जो केमिकल है इसका मेन पर्पस क्या है? इट एक्ट एज ए स्पर्मिसाइड। ये हो गया केमिकल मेथड व्हिच इज वेरी
कॉमन, बट इसका एक प्रॉब्लम क्या है, ये जो केमिकल मेथड है इट इज नॉट दैट मच रिलायबल इन कंपैरिजन टू अदर मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, क्लियर, which are also used as a contraceptive devices or birth control devices। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो है इसको एक नाम दिया जा रहा है, देखो IUD। IUD का फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है, IUDs, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। एंड दूसरा क्या है IUDs, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज IUCD, ठीक है। IUCD क्या है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, दोनों सेम ही है। IUD और IUCD दोनों सेम है। IUD का फुल फॉर्म में थोड़ा चेंजेस है। IUD का फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, या फिर उसका अलग नाम अगर देखो IUCD वो है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, क्लियर। अभी ये जो IUCD जो होता है या फिर IUD जो होता है, इज आर एक्चुअली फेगोसाइटिक इन नेचर। इट यूज टू फेगोसिटाइज द स्पर्म, स्पर्म को फेगोसाइटोसिस के जरिए मार देता है या फिर डिग्रेड कर देता है। तो यहाँ पे देखो IUDs जो है जनरली यहाँ पे दो टाइप का IUDs है। One is called as copper releasing IUDs, another one is called as hormone releasing IUDs। बट यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि ये जो IUDs जो होता है, whether it is copper releasing या फिर hormone releasing IUDs जो है, without the help of expertise it cannot be used by any individual, ठीक है। For the use of IUDs, expert doctors और nurses जो है इनका हेल्प लेना पड़ता है, जो कि एक डिसएडवांटेज है। बट एट द सेम टाइम अगर देखो IUDs आर द वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। सिर्फ एक ही दिक्कत है, विदाउट द सजेशन ऑफ एक्सपर्टीज इट कैन नॉट बी यूज्ड, ओके। क्योंकि ये जो IUDs जो होता है ये जनरली फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट के अंदर फिट किया जाता है अंडर द गाइडेंस ऑफ एस्टेब्लिश एक्सपर्टीज। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी जो मैंने बोला है IUDs दो टाइप का है। वन इज कॉल्ड एज कॉपर रिलीजिंग IUDs, दूसरा है हार्मोन रिलीजिंग IUDs। अभी देखो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये जो कॉपर रिलीजिंग IUDs होता है, देखो बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, देखो मैंने CUT कट भी बोल सकते हैं या फिर कॉपर रिलीजिंग IUD, तो कॉपर T, CU7, मल्टीलोड 375। तो ये जो स्ट्रक्चर जो है ये है CUT का स्ट्रक्चर एंड दिस वन इज द मल्टीलोड का स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी देखो कॉपर रिलीजिंग IUDs जो होता है, कॉपर रिलीजिंग IUDs का फंक्शन क्या है, देखो कॉपर रिलीजिंग IUD जो है इट यूज टू रिलीज, कॉपर रिलीज होता है फ्रॉम दिस डिवाइसेस, रिलीज कॉपर, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कॉपर, इट प्रिवेंट मोटाइलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्म का जो मूवमेंट होता है उसको स्लो डाउन कर देता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कॉपर, ये जो कॉपर रिलीजिंग IUDs जो है वो क्या रिलीज करेगा, कॉपर आयन। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कॉपर, कॉपर यूज टू प्रिवेंट द मोटाइलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म का जो मूवमेंट होता है उसको स्लो कर देता है या फिर स्पर्म मूवमेंट को खराब कर देता है। इससे क्या होता है, स्पर्म इज नॉट एबल टू रीच अप टू द ओवम, उससे क्या नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ये हो गया कॉपर रिलीजिंग IUDs का पर्पस क्या है। फिर से मैं रिपीट करूंगा क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। कॉपर रिलीजिंग IUDs से जो है कॉपर रिलीज होता है, कॉपर क्या करता है, स्पर्म का जो मोटालिटी जो है उसको स्लो कर लेता है या फिर मोटालिटी को बंद कर देता है। उससे स्पर्म जो है ओवम को फर्टिलाइज करने का जो कैपेसिटी होता है वो खत्म हो जाता है। रीजन क्या है, स्पर्म ओवम तक रीच नहीं कर पाता या पोस्ट रीच नहीं कर पाता, दैट इज व्हाई इट प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके बाद अगर देखो हार्मोन रिलीजिंग IUDs, हार्मोन रिलीजिंग IUDs जो है इसका भी मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है, देखो जैसे प्रोजेस्टा शार्ट एंड LNG-20, प्रोजेस्टा शार्ट, ठीक है। ये सब एग्जांपल है अबाउट द हार्मोन रिलीजिंग IUDs। अभी ये जो हार्मोन रिलीजिंग IUDs जो है
ये कैसे प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को? हार्मोन रिलीजिंग आईडी जो है ये कैसे काम करता है? इट क्रिएट अनसुइटेबल एनवायरनमेंट ऑफ यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन। नॉर्मली इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है? यूटेरस में होता है। और ये जो हार्मोन रिलीजिंग आईडीज होता है वो क्या करता है? इट क्रिएट अनसुइटेबल एनवायरनमेंट। इस पे याद रखो, अनसुइटेबल एनवायरनमेंट मतलब यूटेरस का जो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें फिटस या फिर एम्ब्रायो जो है जाके अटैच कर पाए। बट हार्मोन रिलीजिंग आईडीज जो है वो यूटेरस का जो स्ट्रक्चर जो है उसको बिगाड़ देता है और व्हिच बिकम अनसुइटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फिटस और एम्ब्रायो। तो बाय दिस प्रोसेस कॉपर रिलीजिंग आईडीज या फिर हार्मोन रिलीजिंग आईडीज जो है हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं डायरेक्टली इट प्रिवेंट द रैपिड रेट ऑफ बार्थ, या फिर बार्थ रेट को जो बार्थ रेट को कम करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया हम लोग का कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अब ये हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मतलब पिल मीन्स दिस आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है ये जनरली कंज्यूम फॉर 21 डेज एक्सेप्ट द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज मतलब जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है तब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को अवॉइड किया जाता है। ठीक है, तो ये जो देखो ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है ये कैसे काम करता है? इट एक्ट्स इन दिस 3 डिफरेंट वेज। फर्स्ट क्या है देखो, इट इनहिबिट ओवुलेशन, ओवुलेशन को वो बंद कर सकता है। दूसरा इम्प्लांटेशन नहीं होने के देगा, या फिर इनहिबिट द मोटालिटी ऑफ ओवम। ओवम जो है ओविडक्ट के थ्रू मूव होता है टुवर्ड्स द यूटेरस, तो ओवम का जो मूवमेंट जो है उसको भी ब्लॉक कर सकता है। तो इन दिस 3 डिफरेंट वेज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज टू वर्क। क्या क्या देखो, इनहिबिट ओवुलेशन, इनहिबिट इम्प्लांटेशन, या फिर इनहिबिट मोटालिटी ऑफ द ओवम। तो ये तो हो गया हाउ oral contraceptive pills used to prevent the process of pregnancy। ठीक है, अभी समझना है ये जो oral contraceptive pills जो है इसको हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन भी बोल सकते हैं या फिर बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, मिनी पिल्स, कॉम्बाइंड पिल्स एंड मॉर्निंग आफ्टर पिल। मिनी पिल जो है, मिनी पिल में क्या है देखो, इट ओनली कंटेन प्रोजेस्टिन, मतलब इसमें एस्ट्रोजन को यूज नहीं किया जाता। इट कंटेन प्रोजेस्टिन, प्रोजेस्टिन मतलब सिंपली हम लोग बोल सकते हैं प्रोजेस्टेरिन को। तो इससे क्या होता है, जैसे इसका अगर नाम अगर देखो, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिनी पिल इज द साहिली। मिनी पिल का बेस्ट एग्जांपल क्या है देखो, साहिली। साहिली जो है इंडिया में डेवलप किया गया था, डेवलप बाय CDRI। CDRI का फुल फॉर्म क्या है देखो, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और वो कहाँ पे है? लखनऊ में। तो ये जो साहिली जो है, साहिली वाज डेवलप बाय CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। एंड साहिली जो है, साहिली में क्या है देखो, इट कंटेन सेनक्रोमेन, एक सब्सटेंस साहिली के अंदर होता है वो है, उसका नाम है देखो सेनक्रोमेन, विच इज ए नॉन स्टेरॉइडल सब्सटेंस। एंड ये जो सेनक्रोमेन जो है, जो साहिली के अंदर साहिली में यूज किया गया है, दिस सेनक्रोमेन यूज टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं ओवुलेशन या फिर मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट करता है। तो क्या है देखो, मिनी पिल क्या है, कंटेन प्रोजेस्टिन, मतलब इसमें एस्ट्रोजन नहीं रखा गया है। साहिली डेवलप बाय CDRI, इट कंटेन नॉन स्टेरॉइडल सब्सटेंस विच इज कॉल्ड एज सेनक्रोमेन। कभी कभी ये जो सेनक्रोमेन जो है इसको लेके क्वेश्चन आता है, नेम द नॉन स्टेरॉइडल सब्सटेंस प्रेजेंट इन साहिली, इसका नाम है सेनक्रोमेन। ठीक है, दूसरा टाइप ऑफ पिल जो है वो है कॉम्बाइंड पिल। नाम से कुछ समझ में आ रहा है, कॉम्बाइंड मतलब कॉम्बिनेशन। ये जो कॉम्बाइंड पिल जो है इसमें 2 चीज यूज किया जाता है। देखो, पहले में एस्ट्रोजन नहीं था, सिर्फ प्रोजेस्टिन था, और ये जो कॉम्बाइंड पिल जो है इसमें प्रोजेस्टिन एंड एस्ट्रोजन दोनों की यूज किया जाता है, मतलब इट इज द मिक्सचर ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। जैसे इसका एग्जांपल अगर देखो, जो कॉमर्शियली अवेलेबल है, माला डी एंड माला एन आर द पिल्स जो कॉमर्शियली मिल जाता है कोई मार्केट में।
और ये जो कॉम्बाइंड पिल जो है इसका मेन फंक्शन क्या है देखो, इट प्रिवेंट ओवुलेशन को होने नहीं देता, मतलब ओवम का रिलीज जो है उसको बंद कर देता है। और कॉम्बाइंड पिल का और एक चीज जो है, इसको रेगुलरली यूज किया जा सकता है। जैसे अगर मिनी पिल को अगर मान लो, मिनी पिल जो है उसका कंजम्पशन का तरीका क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड वीक नॉर्मली लेना है एंड थर्ड वीक के बाद वीकली एक मिनी पिल ले सकते हैं। बट कॉम्बाइंड पिल जो है वो कंटिन्यूसली रेगुलरली ले सकते हैं कोई भी फीमेल इंडिविजुअल। एंड थर्ड जो है वो है मॉर्निंग आफ्टर पिल। मॉर्निंग आफ्टर पिल मतलब इसको कभी कभी हम लोग बोल सकते हैं इमरजेंसी पिल। अगर अननोइंगली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ड्यूरिंग दौरान अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है या फिर प्रेगनेंसी होता है, तब क्या होता है, कपल अगर अपना बच्चा रखना नहीं चाहता तब ये जो है मॉर्निंग आफ्टर पिल कभी कभी लिया जाता है। इसमें क्या होता है देखो, इट इज टेकन विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 आवर्स के अंदर इसको लेना चाहिए। विद इन दैट टाइम पीरियड ये जो मॉर्निंग आफ्टर पिल जो है वो काम कर सकते हैं। आफ्टर 72 आवर्स ये काम नहीं करेगा। इसका रीजन क्या है देखो, एक्चुअली जो मॉर्निंग आफ्टर पिल जो है, ये जो मॉर्निंग आफ्टर पिल जो है इट एक्चुअली प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। क्या है, मॉर्निंग आफ्टर पिल एक्चुअली प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन का ड्यूरेशन क्या है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है विद इन 3 to 4 डेज के अंदर जो जाइगोट जो है वो इम्प्लांट हो सकता है विद द यूटेरस। तो ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। दैट इज वाई इसका जो ड्यूरेशन होता है देखो 72 आवर्स के अंदर मॉर्निंग आफ्टर पिल लेना चाहिए। बट इसमें यहाँ पे और एक चीज़ है देखो, जैसे माला मिनी पिल एंड कॉम्बाइंड पिल अगर देखो ये थोड़ा बहुत रिस्क कम है। बट ये जो मॉर्निंग आफ्टर पिल जो है इसका कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू जो है बहुत हाई है, मतलब इट कैन इजीली प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी या फिर इम्प्लांटेशन को कम्प्लीटली ब्लॉक कर सकता है। इसको रेगुलरली कंज्यूम किया नहीं जाता क्योंकि इसका जो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू जो है बहुत हाई है। अगर कोई इसको कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करता है तो उल्टा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है या फिर बाद में फीमेल का जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है वो बिगड़ सकता है। इट प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ये तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है। एंड साइड इफेक्ट क्या क्या देखो, जब ये मॉर्निंग आफ्टर पिल कोई भी कंज्यूम करता है तो ये कुछ साइड इफेक्ट दिखाई देता है, जैसे ब्लीडिंग हो गया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, डिलेड मेंस्ट्रुएशन, ये सब हो सकता है अगर कोई भी फीमेल इंडिविजुअल मॉर्निंग आफ्टर पिल को कंज्यूम करता है। बट इट इज नॉट फॉर रेगुलर कंजम्पशन, इट इज ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी पीरियड। दैट इज वाई इसका जो नाम, अगर बहुत सारा कमर्शियल नाम है, आई पिल, अनवांटेड 72 या फिर इमरजेंसी पिल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ एग्जांपल्स ऑफ दिस मॉर्निंग आफ्टर पिल। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स व्हिच आर आल्सो यूज्ड एज ए बर्थ कंट्रोल मेथड। तो हम लोगों ने कर लिया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अभी हम लोग जो देखेंगे वो है अबाउट द सर्जिकल मेथड। देखो हम लोग डिस्कस करते हैं अनदर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, वो है सर्जिकल मेथड या फिर स्टेरिलाइजेशन। और ये जो सर्जिकल मेथड या फिर स्टेरिलाइजेशन जो है इसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड क्यों बोला जाता है, जैसे हम लोग हिंदी में इसको नसबंदी भी बोला जाता है। इसमें क्या क्या रहता है, मेल या फीमेल दोनों के केस में ये एप्लीकेबल है सर्जिकल मेथड। तो मेल के केस में जब ये सर्जिकल मेथड अप्लाई किया जाता है उसको बोला जाता है वेसेक्टोमी, एंड इन केस ऑफ फीमेल दिस स्टेरिलाइजेशन टेक्निक इज कॉल्ड एज ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी इन केस ऑफ फीमेल, वेसेक्टोमी इन केस ऑफ मेल। ठीक है, अभी देखो दोनों में क्या किया जाता है, वेसेक्टोमी या फिर ट्यूबेक्टोमी के केस में। वेसेक्टोमी के केस में ये जो वास्ट डिफरेंस होता है कि नहीं, वास्ट डिफरेंस इज द डाक्ट और लॉन्ग ट्यूबुलर डाक्ट, वो स्पर्म को कैरी करता है कहाँ से, टेस्टिस से। टेस्टिस से जो स्पर्म रिलीज होता है वो वास्ट डिफरेंस के थ्रू ट्रेवल करता है। ठीक है, तो वेसेक्टोमी में क्या किया जाता है, जो वास्ट डिफरेंस जो है यहाँ पे दोनों तरफ अगर देखो, दोनों वास्ट डिफरेंस को पहले काट लिया जाता है, काटने के बाद उसको टाइट करके रखा जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, जो स्पर्म जो वास्ट डिफरेंस के थ्रू ट्रांसफर होने वाला था वो ट्रांसफर नहीं होगा। दैट मीन्स इवन आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स स्पर्म रिलीज नहीं होगा। ठीक है, स्पर्म जो है स्पर्म रिलीज नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन
प्रिवेंट होगा, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट होगा, मतलब इट अल्टीमेटली हेल्प्स इन बार्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो स्पर्म का जो ट्रांसफर होता है उसको ब्लॉक किया जाता है। एंड दिस वेसेक्टोमी जो है इट इज द परमानेंट मेथड या फिर स्टेरिलाइजेशन टेक्निक फॉर मेल। फीमेल के केस में भी टेक्निक जो है वो लगभग सेम ही है। फीमेल के केस में बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या किया जाता है, देखो ये जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब को फीमेल के केस में फेलोपियन ट्यूब को काट के टाइट करके रखा जाता है। इससे क्या होता है, जो ओवरी से जो ओविडक्ट, ओवरी से जब ओवम रिलीज होता है वो ओविडक्ट के थ्रू ट्रेवल हो जाता है। तो ओविडक्ट जो है एक पर्टिकुलर प्लेस तक जाने के बाद उसका मूवमेंट ब्लॉक किया जाता है ड्यू टू दिस प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड टाइमिंग प्रोसेस। एट द सेम टाइम अगर स्पर्म रिलीज भी होता है, स्पर्म जो है ओवम तक रीच नहीं कर पाता, क्योंकि ओविडक्ट जो है उसको काट के टाइट करके रखा गया है। उससे क्या होता है, स्पर्म जो है फर्दर स्पर्म का मूवमेंट नहीं होता। तो अल्टीमेटली द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो इनहिबिट होता है एंड इट अल्टीमेटली प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ और प्रिवेंट प्रेगनेंसी। घूम फिर के क्या निकलता है रिजल्ट, हम लोग बार्थ रेट को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो दीज आर द टू सर्जिकल मेथड, या फिर स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं परमानेंट मेथड ऑफ बार्थ कंट्रोल, वो है वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। इसका एक ही प्रिंसिपल है, जो डक्ट होता है, जैसे मेल के केस में भास डिफरेंस, फीमेल के केस में फेलोपियन ट्यूब, दोनों डक्ट को काट के टाइट करके रखा जाता है ताकि स्पर्म जो है वो ट्रेवल ना कर पाए थ्रू द मेल डक्ट या फिर इनसाइड द फीमेल डक्ट। उससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये हो गया दो सर्जिकल मेथड, वन इज कॉल्ड वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ये हो गया हम लोगों का डिफरेंट मेथड्स ऑफ बार्थ कंट्रोल। बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द, इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड different other techniques to prevent or to overcome the infertility.